नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आगरा की खबर। बुलेटिन में आगरा की खबर आपको सबसे पहले बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए हैं। हादसे में ट्रैक्टर के ड्राइवर के साथ ही 2 लोग घायल भी हुए हैं। हादसा आगरा जयपुर हाईवे पर किरावली थाना क्षेत्र में हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रहा था और तभी तेज रफ्तार बस की टक्कर से भारी नुकसान हुआ है। ये भिड़ंत बहुत ज़बरदस्त रही है। 2 लोग घायल हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है, और 2 हिस्सों में बंट गया है ट्रैक्टर। रॉन्ग साइड पर था ये ट्रैक्टर। आगरे के बाद खबर झांसी से, जहां पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खुलेआम सड़क पर दौड़ रहे ऑटो को जब ट्रैफिक पुलिस ने रोका और चेकिंग की तो पता चला कि ऑटो में 14 स्कूल के बच्चे सवार थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और देखिए आप, यहाँ पर एक एक करके बच्चों को इस रिक्शे से, ऑटो रिक्शे से उतारा गया है। ऑटो में महज 6 बच्चे बैठने का नियम है और इस शख्स ने यहाँ पर 2 गुने बच्चों से भी ज़्यादा बच्चों को बिठाया हुआ था। 14 स्कूली बच्चों को यहाँ बिठाया गया था। उधर मथुरा से खबर, जहां पर एसओजी टीम और थाना कोसीकला पुलिस ने 4 शातिरों को पकड़ा है। यह एनकाउंटर फैक्ट्री एरिया थाना क्षेत्र में हुआ है और मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल भी हुए हैं। अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 8 मार्च को शातिरों ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्क्रैप चोरी को अंजाम दिया था। स्क्रैप चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। बदमाशों के कब्जे से चोरी किया गया 8000 किलो का स्क्रैप मिला है, जिसकी कीमत लगभग 51 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इनके पास से असला कारतूस भी बरामद किया है। खबर झांसी से, जहां पर मुख्य बाजार में लगे एक बैंक के एटीएम में भीषण आग लग गई। बैंक ऑफ इंडिया के बैंक के एटीएम में अचानक से आग लगी है। ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती हुई देखी गई हैं और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये घटना सदर बाजार थाना की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर हाथरस में टैंकर से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और इस घटना में गोदाम में आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिश में एक युवक भी झुलस गया है। ये टैंकर भी आप देख रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से इसमें आग लगी। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है चालक। दरअसल ये गोदाम सपा के पूर्व विधायक के भाई का बताया जा रहा है और आग पर लगभग 1.5 घंटे में काबू पाया गया है। बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर चोरों ने बाइक पर हाथ साफ कर दिया और बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाएंगे। चोर ने बाइक पर रखा हुआ हेलमेट चबूतरे पर रखा और पल भर में बाइक लेकर यहां से फरार हो गया। घटना गांधी पार्क थाना इलाके की छावनी की है। अलीगढ़ में ही पुलिस ने गांजा तस्कर गैंग के 5 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 27 किलो अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत बाजार में 14 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों से 3 बाइक, 1 स्कूटी, 1 कार बरामद की गई है। थाना अकराबाद पुलिस ने नानऊ शेखा नहर की पटरी के पास घेराबंदी करके शातिरों को पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के आदेशों के अनुपालन के क्रम में थाना अकराबाद पुलिस और हमारे प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र की कुशल नेतृत्व में थाना अकराबाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कि एक 5 लोगों का गैंग जो अलीगढ़ में अलग अलग जगहों से गांजा लाकर यहाँ बेचकर यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं,
ऐसे 5 लोगों को पकड़ के उनके साथ उनसे बरामदगी करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आज उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। खबर हरदोई से, जहां पर शराब के नशे में एक शख्स ने दूसरे शख्स की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। हैरानी की बात यहां पर यह है कि लोग तमाशबीन बन रहे और किसी ने बीच बचाव नहीं किया। आरोपी प्रखर मिश्रा को और जितेंद्र, इन दोनों के बीच में शराब पीने के बाद किसी बात पर कहासुनी हो गई। प्रखर ने जितेंद्र पर लाठी से हमला कर दिया। 20 से 25 मिनट तक वो उसे लाठी से पीटता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना हरियाणा थाना इलाके के मुख्य बाजार की है। आरोपी प्रखर ने कुछ दिन पहले ही अपने पिता से मारपीट की थी और पिता का लखनऊ में इलाज इस समय चल रहा है। पुलिस ने आरोपी प्रखर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रखर ने डंडा मारकर जितेंद्र को घायल कर दिया है। इस सूचना पर थाना हरियाणा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जितेंद्र को लेके हॉस्पिटल गई, जहां पर चिकित्सकों द्वारा जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात 100 का पंचायतनामा भरकर वास्ते पोस्टमार्टम भेजा गया। मृतक के परिजनों द्वारा थाने पर तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी प्रखर को पुलिस ने हिरासत में लिया। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एक बिजनेसमैन से रिश्वत मांगने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एक बिजनेसमैन ने शिकायत दर्ज कराई थी और काम के बदले कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। बिजनेसमैन ने सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्ट यूपी में आवेदन दिया था और इस प्रक्रिया में उसके सामने बाधाएं खड़ी कर दी गई और काम कराने के बदले कमीशन मांगा गया। शिकायत की जांच के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन के विरोधियों को करारा जवाब दे रहे हैं। विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए औरंगजेब पर छिड़ी सियासत पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने। सीएम योगी ने कहा है कि आक्रांता की तारीफ का मतलब देशद्रोह है। आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंदा है। रिपोर्ट देखिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। अबू मोहम्मद खान का मकबरा ध्वस्त करो। मुगल काल के आक्रांताओं के खिलाफ सियासी बयानबाजी अब देशद्रोह के मुद्दे तक आ गई है। बहराइच पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने कहा कि ये सबको याद है किस तरह से आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंद डाला था। आज का नया भारत ये सब स्वीकार नहीं करेगा। जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर और यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी औरंगजेब को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। एक आक्रमणकारी के रूप में ही भारत में उनका पहचान है और हो सकता है उनके चाहने वाले होंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारतीय अध्यात्म को उन्होंने नष्ट करने का काम किया और ये भारत जानता है। सोमनाथ से लेके अयोध्या से लेके काशी मथुरा में सब जगह विध्वंस करके सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की। ऐसे लोग उनको संत नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के डीएनए में सनातन का विरोध करना है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने वालों को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।
वहीं मेरठ में औरंगजेब और उसके वजीर अबू मोहम्मद खान की कर्ब तोड़ने वाले को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अबू मोहम्मद खान का मकबरा ध्वस्त करो। पुरातन विभाग की जो जगह थी उसको वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में लेकर जिस तरीके से लोगों ने वहाँ कब्जा किया, अवैध कब्जा कर रखा है, तो उस जो मकबरा है उसको तोड़ने की मांग है। 50 लाख रुपए जो भी तोड़ेगा उसे देंगे। यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चलता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे। और महाराष्ट्र के अंदर जैसे औरंगजेब की कब्र है उसको कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उसे 1 करोड़ रुपए हम हिंदू समाज से इकट्ठा करके देंगे। इन दिनों औरंगजेब और महमूद गजनबी के सेनापति मसूद गाजी पर खूब बयानबाजी हो रही है। जहां संभल में नेजा मेला की अनुमति नहीं मिली तो मसूद गाजी को अचानक सूफी संत बताया जाने लगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया। उन्होंने सालार मसूद गाजी को सूफी संत बताया। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी मसूद गाजी को सूफी संत बता दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने संभल में नेजा मेला रोकने को गलत बताते हुए संभल एएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। रिपोर्ट देखिए। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने विवादित पोस्ट किया, जिसके बाद सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। एसपी सांसद ने सैयद सालार मसूद गाजी को सूफी संत बता दिया था। साथ ही एएसपी को भी बर्खास्त करने की मांग कर डाली थी। समाजवादी पार्टी सांसद ने अधिकारियों पर संवैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया है। एसपी सांसद बर्क के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा पहले वो इतिहास पढ़ें। उन्होंने ये भी कहा कि करोड़ों लोग गाजी सालार को सूफी संत मानते हैं। इतिहास जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। जब इतिहास पढ़ लेंगे तो फिर ज्ञान की बात करेंगे। अभी बिना पढ़े हुए ज्ञान फैल रहे हैं। इस देश के अंदर चल रही है अंधी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, पता कुछ नहीं है, दौड़े जा रहे हैं, दौड़ते रहिए। तो क्या आप सूफी संत मानते हैं गाजी को? क्या चीज? गाजी सालार को सूफी संत? मेरे मानने से क्या होता है, लाखों लोग, हजारों लोग मानते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं। एसपी सांसद रुचि वीरा ने संभल में नेजा मेला पर रोक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि परंपरागत मेले पर रोक लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि कमेटी के लोगों को बात रखने के हक पर भी रोक लगाई जा रही है। नेजा कमेटी के लोग अगर अपनी बात रखना चाहेंगे तो उन पे इस तरह से 5-5 लाख के मुचलके करना ये बिल्कुल गलत है। सबको अपनी बात कहने का हक है। इसका मतलब तो ये हो गया कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। संभल में नेजा मेले पर रोक को लेकर जारी घमासान पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी दंगा या माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन राज्य के अंदर एक कानून का राज है, किसी को दंगा करने का अनुमति नहीं मिलेगा, किसी को प्रदर्शन उस प्रकार का जिस राज्य का माहौल खराब करें। आज हिंदू हो चाहे मुसलमान, आप देख रहे हैं समय का विकास हो रहा है। मंगलवार को पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले जहां ढाल लगाया जाता था उस गड्ढे को सीमेंट से बंद करवा दिया। एएसपी ने कहा ये गलत परंपरा थी। गलत परंपराओं को जारी रखना ठीक नहीं है। कई इतिहासकारों की सालार मसूद गाजी पर अलग अलग राय है। सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनबी का भांजा था। 1014 से 1034 तक गजनबी सेना का सेनापति रहा। मसूद गाजी 11वीं शताब्दी में मामा के साथ भारत आया था। भारत में युद्ध के दौरान सालार मसूद गाजी मारा गया था। महाराजा सुहेलदेव ने उसे मारकर युद्ध में विजय पाई थी। 12वीं शताब्दी तक मसूद गाजी को सूफी संत बताने लगे। बहराइच में सालार मसूद की मजार आज भी मौजूद है। सालार मसूद गाजी पर एएसपी ने कहा था कि जिसने देश को लूटा उसके नाम पर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भी रैली निकाली तो वो राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। लुटेरे के नाम पर किसी भी हाल में मेला लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसे लेकर अब सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे आपको बताते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। रामनगरी में सीएम योगी विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। और सीएम योगी राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी करेंगे। साथ ही रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री विकास उद्यमी अभियान के तहत लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखेंगे। सीएम योगी आज
बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के किसान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम योगी शिरकत करेंगे। जनता को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही है जो अपने मुखिया को खो चुके हैं। योगी सरकार ने बीते 8 साल में करीब 8 लाख लाभार्थी गरीब परिवारों पर 2,310 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। योगी सरकार की इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब परिवार आर्थिक असुरक्षा के कारण संकट में न आए। परिवार के मुखिया का निधन हो जाता है तो परिवार के लिए रोजमर्रा की जरूरतों का पूरा कर पाना मुश्किल हो जाता है। तस्वीरें आपके सामने अब बलरामपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दिन का आगाज कर रहे हैं। और देखिए, सुबह पूजा पाठ करने के बाद सीधा गायों को चारा खिलाने के लिए चाराघर में मुख्यमंत्री इस समय आपको नजर आ रहे हैं। गुड़ और रोटी खिला के गायों को उनकी सेवा की जा रही है। तो गौ सेवा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं सबसे ज़्यादा भरोसा, और इसीलिए अपने दिन का आगाज़ वो जब भी, चाहे वो गोरखपुर में हो, अपने गृह क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में हो, गौ सेवा ज़रूर करते हैं। सर्वेश हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। सर्वेश, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। आज व्यस्त दिन और दिन का आगाज़ गौ सेवा के साथ। जब भी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आते हैं तो उनका पहला यही काम होता है, सुबह उठते हैं तो माँ पाटेश्वरी का दर्शन और पूजन करते हैं। उसके बाद वो परिक्रमा लगाते हुए पूरे मंदिर परिसर में भ्रमण करते हैं, सूर्य कुंड का परिक्रमा करते हैं और उसके बाद वो गौशाला जाते हैं। तो अभी गौशाला गए हुए हैं, वहाँ पर गायों को चारा खिलाना और गुड़ खिलाना उनका काम होता है। गायों से वो दुलार भी करते हैं। तो उनका ये रूटीन, जब भी वो यहाँ आते हैं तो इस तरह का उनका रूटीन होता है। तो व्यस्ततम जो शेड्यूल होता है मुख्यमंत्री का, उसके पहले दिन की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं कार्यक्रमों से उनकी होती है। और अभी गौशाला से आने के बाद लगभग 9 बजे उनका प्रस्थान है, वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है, 2 तस्वीरें हमारे सामने हैं इस समय सर्वेश। एक तरफ गौ सेवा और दूसरी तरफ माता की पूजा कर रहे हैं, माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तो ये अमूमन उनका पूरे हर दिन का रूटीन होता है। जब मुख्यमंत्री अपने दिन को शुरू करते हैं, चाहे वो अपने गृह क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में हो। अगर आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की बात करें तो कई कार्यक्रम हैं जहां वो शिरकत करेंगे और उससे पहले यहाँ पर दिन का आगाज़ गौ सेवा के साथ कर रहे हैं। जनता दरबार भी लगाते हैं जहां पर प्रदेश की जनता उनको सुनने के लिए आती है। क्या ऐसा कोई कार्यक्रम है यहाँ पर भी जनता दरबार लगाने का भी सर्वेश? जनता दरबार का तो कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कुछ चुने हुए जो अभी नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के आस पड़ोस के जिलों के और बलरामपुर के, इनसे मुलाकात करने का कार्यक्रम है। जनता दर्शन का कार्यक्रम तो नहीं है। कल भी उनका पूरा दिन पूरा बिजी शेड्यूल था और आज भी उनके कार्यक्रम अयोध्या में लगे हुए हैं। तो यहाँ जब भी माँ पाटेश्वरी मंदिर में रहते हैं तो यहाँ पर उठने के बाद वो उनका पहला रूटीन यही होता है, पूजा अर्चना, गौ सेवा। वैसे नवरात्रे आ रहे हैं, आप देखिए सर्वेश, 31 मार्च से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे और उससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर भी रहने वाले हैं, जहां पर वो रामनगरी में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और रामनवमी की तैयारियों का जायजा भी लेने जा रहे हैं। इस पर जानकारी दीजिए, कितने बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे? माँ पाटेश्वरी के धाम में जब नवरात्र का मेला शुरू होता है तो 1 महीने का यहाँ पर मेला भी लगता है चैत्र नवरात्र में। तो उस मेले की समीक्षा भी उन्होंने की है, रात में ही की है और उसी के संबंध में अधिकारियों को और मंदिर प्रशासन को उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि यात्रियों की सुविधाएं का पूरा ख्याल रखा जाए, यात्री और दर्शनार्थी जो भी आते हैं उनको कोई असुविधा न हो। इसी क्रम में वो अयोध्या भी जा रहे हैं और अयोध्या में भी वो चैत्र नवरात्र के अवसर पर जो भी भीड़ वहां पर इकट्ठा होगी अयोध्या में, उसके मैनेजमेंट को कैसे क्राउड मैनेजमेंट किया जाए और दर्शनार्थियों को पूरी तरह का सुविधा मिले
और जैसे अभी महाकुंभ में जो चीजें हुई हैं कि पुलिस को एकदम सॉफ्ट रहने की बात कही गई है, और वो हर जगह जाकर के इस चीज का अभी कल मीटिंग में भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महाकुंभ में पुलिस ने एक मित्र की भूमिका निभाई है दर्शनार्थियों श्रद्धालुओं के साथ में, वो भूमिका पुलिस की हमेशा यही रहनी चाहिए। सर्वेश, ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से महाकुंभ की अभी चौतरफा तारीफ हुई है, महाकुंभ जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से आयोजन इसका इतने भव्य और मतलब बड़े लेवल पे किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की, तो अब एक योगी सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हर एक धार्मिक कार्य को इसी तरह से सफलतापूर्वक कराने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जैसे अब रामनवमी भी है, उसको लेकर भी त्योहार किए जाएंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था का भी आज वो जायजा लेने जा रहे हैं और बैठक भी करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जो महाकुंभ की जिस तरीके से सफलता और चारों तरफ प्रशंसा हो रही है और जिस तरह से क्राउड का मैनेजमेंट किया गया, उसको लेकर के प्रदेश सरकार भी और खुद मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर के काफी उत्साहित हैं, और जितने भी धार्मिक स्थल पूरे प्रदेश में है उस पर। ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाई रहे थे, इस पर आप जानकारी दे ही रहे हैं कि देखिए किस तरह से गौ सेवा के साथ अपने दिन का आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि यूपी में कांग्रेस 2027 विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने यूपी में नई टीम घोषित कर दी है। जिला, शहर, महानगर अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। सभी 75 जिलों में 133 नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस जल्द ही प्रदेश पदाधिकारियों के नाम की घोषणा करेगी। कांग्रेस की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए, जिसके लिए लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चर्चा का दौर जारी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत की 10 बड़ी खबरें क्राइम टॉप 10 में। रायबरेली में अदालती आदेश का पालन कराने गई हुई पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 18 केस इस पर दर्ज हैं। जौनपुर में ऑनलाइन फर्जी कार बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने कार बेचने का लालच देकर रुपए छीनने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में महिला की हत्या के मामले में पुलिस को संदिग्ध मिले हैं। आलमबाग बस स्टेशन पर महिला की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। कई 2 संदिग्ध इसमें नजर आए हैं। अमेठी पुलिस ने सीमेंट चोरी के मामले का खुलासा किया है। 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए। हाथरस में छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी प्रोफेसर गिरफ्तार। पुलिस ने मोबाइल लैपटॉप कब्जे में लिया। उन्नाव के बुर्काधारी महिलाओं की दुकान से पैसे चोरी करने की तस्वीरें आई सामने। ग्राहक बनकर दुकान पहुंची थी महिलाएं। बांगरमऊ नगर का मामला। गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में पड़ोसी ने चलाई गोली लगने से दूल्हे के पिता घायल हो गए। शादी में ना बुलाने से नाराज था आरोपी। पुलिस जांच कर रही है। गाजियाबाद के बरेजा थाना क्षेत्र में एनकाउंटर। पुलिस ने 25,000 के इनामी महावीर यादव को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में लूट में शामिल बदमाश हरीश कुमार और कमलेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिलाओं को निशाना बनाते थे गिरफ्तार बदमाश। और फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में दुकानदार की हत्या कर दी गई है। जांच कर रही है पुलिस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, हेडलाइंस के साथ लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।